हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि जो भी बिजनेस फर्म ने स्टार्ट किया हुआ था वो अब परमानेंटली क्लोज हो गया है, यानी कि अब बिजनेस ऑपरेशंस आगे कंटिन्यू नहीं होंगे। तो इस केस में क्या होता है, जितने भी असेट्स होते हैं फर्म के पास वो सब वो पहले बेचता है और जो भी अमाउंट उससे उन्हें मिलता है वो सब वो यूज करते हैं सारी लाइबिलिटीज को रीपे करने में। ठीक है, तो जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, पार्टनर्स का कैपिटल है, वो सब वो उस अमाउंट से पे करते हैं। अगर फिर भी उनके पास कुछ बच जाता है पीछे तो वो बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में उनकी कैपिटल्स की रेशियो में। लेकिन अगर जो अमाउंट हमें असेट को बेचने से मिला है वो अमाउंट कम है, उससे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी पे नहीं कर पा रहे, तो उस केस में पार्टनर्स को अपना पर्सनल असेट्स यूज करना होगा वो लाइबिलिटीज पे करने के लिए। यानी कि जो भी डेफिशिएंसी आ रही है लाइबिलिटीज को पे करने में वो कहाँ से रिकवर होगी, उनके पर्सनल असेट से। ठीक है, अब मोड्स क्या क्या है डिसोल्यूशन के, यानी कि किस तरह से डिसॉल्व हो सकती है फर्म, किन किन तरीकों से। पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर सभी पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करते हैं कि वो फर्म को बंद करना चाहते हैं तो उस केस में फर्म डिसॉल्व हो सकती है। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अगर एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस केस में कंपल्सरीली फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। या फिर अगर जो बिजनेस वो रन कर रहे हैं वो बिजनेस खुद ही इलीगल या अनलॉफुल हो गया तो उस केस में भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। तो सेकंड क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, और इसके अंदर दो केस है। पहला, एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स का इंसॉल्वेंट होना, या फिर जो बिजनेस वो चला रहा है फर्म वो बिजनेस ही इलीगल या अनलॉफुल हो गया, तब कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। थर्ड मोड है बाय नोटिस। अगर पार्टनरशिप एट विल है। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है, ये एक टाइप है पार्टनरशिप की। जब पार्टनरशिप की शुरुआत होती है उसी टाइम पे ये डिसाइड कर लिया जाता है कि वो पार्टनरशिप एट विल है या नहीं। और पार्टनरशिप एट विल का मतलब है कि पार्टनरशिप को कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, कोई भी पार्टनर अगर नोटिस दे दे तो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो उस केस में कोई भी पार्टनर सीधा रिटर्न में नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। ठीक है। फोर्थ, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। अगर कुछ ऐसे इवेंट्स है जो फर्म पूरा कर लेती है तब भी फर्म को डिसॉल्व होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्म शुरू करी गई थी सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए कि 5 साल के लिए हम फर्म को शुरू कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप वो डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया गया कोई पर्टिकुलर काम के लिए और वो काम कंप्लीट हो गया तब भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर कोई सर्टेन इवेंट्स है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमने पहले से बताया हुआ है वो हो जाते हैं तो उसके बाद भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। फिफ्थ है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट भी ऑर्डर देकर फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। कौन से केसेस में, अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है या वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है या कोई भी और लीगल रीजन हो सकता है जिसमें कोर्ट पार्टनर्स को बोल सकती है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये तो है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो एक ही चीज होगी, तो इसमें फर्क क्या है। तो देखो, ये दोनों एक चीज नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना, जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वो डिसॉल्व हो रहा है। और ये कब कब होता है, जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, या कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। उन सब केसेस में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती, बिजनेस बंद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो डिसॉल्व होता है। वहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है जब फर्म परमानेंटली बंद हो जाती है उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें आगे बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं करता। अब सेकंड बेस है कोर्ट का इंटरवेंशन।
यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है, कोर्ट भी ऑर्डर देकर फर्म को डिसॉल्व करवा सकती है। वहीं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता, इसमें पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है। थर्ड है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद फर्म कंटिन्यू नहीं हो पाती, वहीं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। असेट्स और लाइबिलिटीज, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में तो असेट्स और लाइबिलिटीज को हम बेच देते हैं, वहीं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है, उन्हें उनकी करंट वैल्यू पर लाया जाता है। सेवेंथ है इसका इफेक्ट। अब जब डिसोल्यूशन फर्म होगी तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो ही जाएगा, क्योंकि फर्म कंप्लीटली डिसॉल्व हो रही है, आगे कोई भी ऑपरेशंस वो कंटिन्यू नहीं करेगी, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो ही गया। वहीं अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है तो उससे फर्म डिसॉल्व नहीं होती। फिर नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब देखो, जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस टाइम पे दो इंपॉर्टेंट मैटर्स हमें सेटल करने होते हैं। पहला तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और दूसरा पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट्स एंड पार्टनर्स पर्सनल डेट्स। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का हमें बताया गया है सेक्शन 48। सेक्शन 48 है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, उसने हमें रूल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से हम अकाउंट्स को सेटल करेंगे। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ असेट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि असेट्स का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, यानी कि जो भी असेट्स को बेचकर अमाउंट हमारे पास आया है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे डेट्स को पे करने के लिए। तो जो भी अमाउंट आया है उससे सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज की, यानी कि जो भी उधार हमने एक्सटर्नल क्रेडिटर्स या थर्ड पार्टी से ले रखा है सबसे पहले तो उससे हम वो चुकाएंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे उनकी पेमेंट हो गई। सेकंड हम पे करेंगे पार्टनर्स का लोन। अगर किसी ने पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो उसकी पेमेंट होगी सेकंड नंबर पे। और थर्ड, पार्टनर के लोन की पेमेंट करने के बाद भी थर्ड नंबर पे हम करेंगे जो भी पार्टनर का कैपिटल है उसको रिटर्न। उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस बच जाता है तो वो पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, सरप्लस बच गया, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, सरप्लस ना बचकर ये जो थर्ड पार्टी की पेमेंट है या पार्टनर का लोन है ये भी हम पे नहीं कर पाते असेट से। तो उस केस में क्या होगा, लॉसेस होंगे। वो उनको हम क्या बोलेंगे, जब हम पेमेंट नहीं कर पाते उनको बोलते हैं लॉसेस या फिर डेफिशिएंसी। और ये लॉसेस हम कैसे पे करेंगे, अब असेट्स का तो यूज हमने कर लिया, तो पीछे क्या बचा फर्म के पास, पहला तो हम लॉसेस को कवर करने की कोशिश करेंगे फर्म के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी जो भी उसके पास रिजर्व्स पड़े हैं वहां से। ठीक है, फर्स्ट नंबर वहां से किया। अब फिर भी कुछ लॉसेस बच गए हैं जो पे नहीं हो पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल का यूज। ठीक है, अब पार्टनर के कैपिटल से भी नहीं हो पा रहे वो कवर, तो क्या होगा, लास्ट में पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिविजुअली अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो समझ आया आपको। सबसे पहले तो असेट्स को बेचकर हम ये सब पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, अगर तो हो गए और सरप्लस बच गया तो सरप्लस तो पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अगर सारी चीजें हम पे ना कर पाए असेट से तो उस केस में क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का हम यूज करेंगे, उससे भी पेमेंट ना कर पाए तो पार्टनर्स के कैपिटल का, और वहां से भी नहीं कर पाए तो पार्टनर्स इंडिविजुअली उसको पे करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, यानी कि वो अपने पर्सनल असेट्स का यूज करेंगे लास्ट में। फिर नेक्स्ट है, चलो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। एक्स, वाई और जी पार्टनर्स हैं जो कि फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। वाई बोलता है कि उसने लोन दिया था 25,000 रुपए का फर्म को, तो वो पहले पे किया जाना चाहिए पार्टनर्स के कैपिटल से। तो उसकी बात तो सही है, क्योंकि सबसे पहले तो हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं, उसके बाद पार्टनर के लोन की टर्न आती है और लास्ट में हम पार्टनर्स के कैपिटल को रिटर्न करते हैं, है ना। तो सेकंड नंबर पे है ये लोन वाला अमाउंट, तो इसकी पेमेंट तो पहले ही होगी। और जबकि एक्स और जी बोलते हैं कि पार्टनर के कैपिटल को पहले रिटर्न करना है, तो यहाँ पे वाई सही है, उसके लोन की पेमेंट पहले होनी चाहिए। और ये हमें सेक्शन 48 है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का वो बताता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
सभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं फर्म को डिसॉल्व करने का। योगेश एक पार्टनर है जो कहता है कि उसके लोन की पेमेंट पहले होनी चाहिए, जो कि है 80,000 रुपए की। किससे पहले? मिसेस अभय के लोन से पहले। अब मिसेस अभय फर्म की पार्टनर नहीं है, ये थर्ड पार्टी है, तो योगेश के लोन की पेमेंट तो पहले हो नहीं सकती क्योंकि ये तो पार्टनर का लोन है, जबकि मिसेस अभय तो थर्ड पार्टी है, एक्सटर्नल क्रेडिटर है, तो इसकी पेमेंट पहले होगी। ठीक है, तो अभय करेक्ट है, उसकी वाइफ की पेमेंट पहले होनी चाहिए योगेश के लोन से पहले। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ए और बी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे 3:2 में। मिसेस ए थर्ड पार्टी हो गई, उसने लोन दिया है 20,000 रुपए का फर्म को, और बी ने भी लोन दिया है 10,000 रुपए का फर्म को। बी है पार्टनर और मिसेस ए है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के लोन की पेमेंट सबसे पहले होती है। अब फर्म डिसॉल्व हुई और असेट्स रियलाइज हुए 25,000 रुपए, तो इस असेट से पेमेंट कैसे होगी? 25,000 रुपए में से 20,000 रुपए तो मिसेस ए के जाएंगे और 5,000 रुपए हम बी को लोन के दे देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स एंड पर्सनल डेट्स। ये हमें बताया गया है सेक्शन 49 में। फर्म के जो डेट्स होते हैं वो फर्म ने उधार पे लिए होते हैं, तो फर्म के असेट्स का यूज करके ही हम वो फर्म के डेट्स चुका सकते हैं। वहीं जो पर्सनल डेट्स है, ये क्या है? पार्टनर्स ने इंडिविजुअली ले रखी है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो फर्म से रिलेटेड तो है नहीं। ठीक है, पर्सनल डेट्स अलग है, फर्म के डेट्स अलग है। अब उनके ऊपर क्या रूल्स लगेंगे, कैसे उनकी पेमेंट करी जाएगी? तो फर्म की प्रॉपर्टी का तो यूज किया जाएगा फर्म के डेट्स पे करने के लिए, और पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा पर्सनल डेट्स पे करने के लिए। अब क्या है कि फर्म के डेट्स भी है, पर्सनल डेट्स भी है। फर्म के डेट्स पे नहीं हो पा रहे, पर्सनल डेट्स पे हो चुके हैं। अब पर्सनल प्रॉपर्टी बची हुई है पार्टनर के पास, तो पर्सनल डेट्स पे करने के बाद वो यूज की जा सकती है फर्म के डेट पे करने के लिए। समझ आया आपको? फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज है फर्म के डेट और 10,000 रुपीज ही है पर्सनल डेट। पर्सनल प्रॉपर्टी उसके पास है 20,000 और फर्म की प्रॉपर्टी उसके पास है 5,000। समझ आया आपको? एग्जाम्पल 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दोनों उन्होंने डेट ले रखे हैं, पर्सनल और फर्म के। ठीक है, फर्म के पास प्रॉपर्टी तो 5,000 रुपए की है, तो वो 5,000 रुपए की प्रॉपर्टी उसने यूज कर ली पहले तो फर्म के डेट पे करने के लिए। अब फर्म के डेट 5,000 रुपए बच गए और पर्सनल डेट कितने थे? 10,000 रुपए, और पर्सनल प्रॉपर्टी है 20,000 रुपए। तो 10,000 रुपए तो पर्सनल प्रॉपर्टी के यूज कर लिए पर्सनल डेट पे करने के लिए। अब 10,000 रुपए की पर्सनल प्रॉपर्टी अभी भी उसके पास बची हुई है, तो अब वो यूज कर सकता है फर्म के डेट पे करने के लिए। ठीक है, पहले वो अपने पर्सनल डेट पे करेगा उस पर्सनल प्रॉपर्टी से। वहीं अगर पर्सनल डेट होता 20,000 रुपए, तो पहले 20,000 रुपए पर्सनल प्रॉपर्टी से पर्सनल डेट पे किए जाते, फर्म के डेट के लिए वो यूज हो ही नहीं पाते। समझ में आया आपको? पर्सनल डेट को पहले कवर करेगी पर्सनल प्रॉपर्टी, ऐसे ही फर्म के डेट को पहले पे करेगी फर्म की प्रॉपर्टी। ठीक है, और पर्सनल प्रॉपर्टी का हम सेकंड नंबर पे यूज कर सकते हैं फर्म का डेट पे करने के लिए। अब अकाउंटिंग कैसे की जाती है डिसोल्यूशन के टाइम पे? तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले इसमें हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा लोन बाय, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है तो उसका अकाउंट बनाएंगे, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसका अकाउंट भी बनेगा, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैंक और कैश अकाउंट बनेंगे। ये सब अकाउंट्स हम बनाते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे। और ये अकाउंट्स बनेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं। पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन के टाइम पे बनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं उन सब का अकाउंट क्लोज करके उनको हम भेज देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। अब सारे असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, लेकिन कैश और बैंक का बैलेंस अगर है, या फिक्टिशियस असेट्स है कोई, या कोई लोन दे रखा है पार्टनर को, या कोई डेबिट बैलेंस है पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट का, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते। रियलाइजेशन अकाउंट में सारे असेट्स जाएंगे, लेकिन कैश या बैंक का बैलेंस, फिक्टिशियस असेट्स है अगर, करंट या कैपिटल का डेबिट बैलेंस है अगर, या फिर लोन दे रखा है पार्टनर को, वो ये सब चीजें कहाँ नहीं जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी। ऐसे ही लाइबिलिटीज भी सारी जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। अब देखो,
असेट्स को हम जब रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। अब असेट्स तो सारे खत्म हो जाएंगे, तो असेट्स को उनको खत्म करने के लिए हमें करना होगा उन्हें क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के ये जाएंगे सारे के सारे डेबिट साइड में। ऐसे ही सारी लाइबिलिटीज को भी हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सारी लाइबिलिटीज एक्सेप्ट लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर से हमने कोई लोन ले रखा है वो, या फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ये सब नहीं जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और लाइबिलिटीज का बैलेंस भी होता है क्रेडिट, उन्हें खत्म करने के लिए उन्हें करना होगा हमें डेबिट, और एंट्री बन जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में सारी की सारी लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर। अब जैसे सबसे पहले हम असेट्स बेचते हैं, पैसा जब आता है असेट्स को बेच के, तो ये जो असेट्स हम बेचेंगे और जो पैसा आएगा उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, जो भी अमाउंट हमें मिलेगी असेट्स को सेल करने के लिए करने पे, वो सब हम क्रेडिट करते जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है जो किसी अगर पार्टनर ने ले लिया है या उसको हम बेच रहे हैं, तो वो भी हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आएगी, पहले तो लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, उसके बाद जो भी चीजें बेचकर पैसे आ रहे हैं फर्म के पास, वो सब हम क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जो भी लाइबिलिटीज हम पे करते जाएंगे उन सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसकी हमने पेमेंट करी है तो वो भी डेबिट साइड में जाएगी। और रियलाइजेशन पे अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कोई खर्चा हो रहा है, तो वो भी डेबिट साइड में जाएगा। अब देखो, असेट्स को हम ले आए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, लाइबिलिटीज को ले आए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब असेट्स जब बेचेंगे तो उनको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और लाइबिलिटीज की जब पेमेंट करेंगे तो उसको लिखेंगे हम डेबिट साइड में। और अगर खर्चे भी होते हैं तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में अगर कोई प्रॉफिट और लॉस होता है रियलाइजेशन के ऊपर, वो हम भेज देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फिर है अकाउंटिंग एंट्री कैसे बनेगी असेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। अब देखो, ये हमने डिस्कस कर ही लिया, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, उसको हमें खत्म करना है और फिर उसको भेजना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो असेट्स को खत्म करने के लिए उसको करना होगा हमें क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस असेट्स अकाउंट। अब जो भी प्रोविजन और रिजर्व्स है असेट्स से रिलेटेड, देखो वैसे तो रिजर्व्स कहाँ जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे, लेकिन असेट से रिलेटेड जो भी रिजर्व्स बने हुए, अगर इन्वेस्टमेंट असेट है उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएगा। ऐसे ही डेटर्स असेट है, उससे रिलेटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बाकी सारे रिजर्व्स कहाँ जाते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, लेकिन ये जो भी असेट से रिलेटेड रिजर्व या प्रोविजन होंगे वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएंगे। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट असेट साइड में है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, तो दोनों ही जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भेजने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और अगर कोई भी असेट के अगेंस्ट हमने प्रोविजन बनाया हुआ है तो वो असेट भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, और उससे रिलेटेड प्रोविजन को भी हम भेज देंगे रियलाइजेशन ऐसे ही अगर कोई प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स का या प्रोविजन अगेंस्ट असेट है, तो वो असेट रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, और उससे रिलेटेड प्रोविजन को भी हम भेज देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और प्रोविजन को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट। अब जितने भी फिक्टिशियस असेट्स हैं हमने पढ़ा था कि ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते, तो ये सब कहाँ जाएंगे, ये सब जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो जो भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ना करके भेजेंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। अब फिक्टिशियस असेट का बैलेंस भी डेबिट होता है, तो इन्हें करना होगा हमें क्रेडिट, तो
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और ये सब हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स जो पार्टनर्स के हमें दिए हुए हैं उनको हम कहाँ भेजेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही। ठीक है, अगर तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लोन दिया हुआ है फर्म ने पार्टनर को, ठीक है, तो उसके लिए लोन टू पार्टनर अकाउंट बनेगा, और जब पेमेंट करेगा पार्टनर तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे, तब लोन टू पार्टनर अकाउंट बंद हो जाएगा और एंट्री बन जाएगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, वहीं अगर पार्टनर कहे कि ये लोन टू पार्टनर को उसके कैपिटल अकाउंट में ही भेज दो तो उस केस में हम एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। अब लाइबिलिटी अकाउंट्स हैं, उनको क्लोज करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे, लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, उनको क्लोज करने के लिए उन्हें करना होगा हमें डेबिट, तो सारे लाइबिलिटीज को कर देंगे डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट है किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते वक्त। अब देखो बाकी सारी लाइबिलिटीज तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है, लेकिन अगर कोई रिजर्व्स है या क्रेडिट बैलेंस है P&L अकाउंट का तो वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते, इनको हम भेज देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ऐसे ही अगर कोई लोन दे रखा है पार्टनर तो ये भी उसमें नहीं जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, इसका अलग से हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगर कोई अमाउंट हमें पार्टनर्स को देने हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो ये भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजते। अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना है या नहीं, ये डिपेंड करता है वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी पे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है ताकि अगर कोई फ्यूचर में वर्कमैन से रिलेटेड कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उस केस में हम उस रिजर्व का यूज कर सके। तो अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट भी डिपेंड करेगा उसकी लायबिलिटी पे। ठीक है, तो इसमें केस बनते हैं 3। पहला केस है अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं और ना ही लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी भी नहीं है, रिजर्व भी नहीं है, तो इसका कोई एंट्री पास होगी नहीं, इसको कहीं पे भेजना ही नहीं है हमें। ठीक है, नेक्स्ट रिजर्व है वो इक्वल है लायबिलिटी के, यानी कि लायबिलिटी भी अराइज हो गई है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, तो इस केस में दोनों ही हम भेज देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी को भेजने के लिए तो एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भेजने के लिए हम एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट केस है अगर जो रिजर्व हमने बनाया है वो ज्यादा है लायबिलिटी से, लायबिलिटी से ज्यादा है तो जितना अमाउंट का रिजर्व यूज हो रहा है लायबिलिटी के लिए उतना तो हम भेज देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो पीछे बच जाएगा वो हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो जो हमने रियलाइजेशन में भेजा उसके लिए तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो पीछे बचा है रिजर्व उसको भेज देंगे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और उसके लिए एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। ए और बी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 3:2 में। डिसोल्यूशन के टाइम पे जर्नल एंट्रीज उन्हें पास करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दिया गया है 75,000 का, और एंड देयर इज नो कंपनसेशन लायबिलिटी, और कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है उस टाइम पे। सेकंड है बैलेंस शीट कंटेन्स अ वर्कमैन कंपनसेशन। अब अलग अलग केसेस दिए गए हमें। पहले केस में 75,000 रुपए का रिजर्व तो है लेकिन लायबिलिटी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व हम भेज देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल 45 और 30, ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट केस बन रहा है जिसमें 60,000 का रिजर्व है और एक्चुअल में कंपनसेशन पेबल है 35,000। ठीक है, तो इसमें से 35,000 तो हम भेज देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 35,000, और पीछे जो बचा है वो हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ठीक है, और लायबिलिटी को सेटल कैसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35,000। ये जो रिजर्व हमने भेजा वो तो हमने भेज ही दिया, और जो लायबिलिटी अराइज हुई है उसको सेटल करने के लिए एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी जो भी पेमेंट होगी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। लायबिलिटी की पेमेंट करी तब भी डेबिट साइड में आया, अब ये
लाइबिलिटी जो वर्कमैन की लाइबिलिटी है वो सेटल कर रहे हैं, तब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड लाइबिलिटी बोथ आर 60,000, दोनों ही 60,000 रुपए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिजर्व भेज देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए भी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी है 15,000 बट नो रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड, यानी कि रिजर्व तो क्रिएट किया ही नहीं गया लेकिन लाइबिलिटी अराइज हो गई है 15,000। तो ये लाइबिलिटी तो हम रियलाइजेशन अकाउंट से दे ही देंगे और रिजर्व के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। तो नो रिजर्व एंड नो लाइबिलिटी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक अकाउंट। पेमेंट तो हमें करनी ही पड़ेगी और पेमेंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट, लेकिन रिजर्व कुछ था नहीं तो उसके लिए कोई एंट्री भी पास नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम पास करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, या तो उसको हम भेज देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में अगर तो उससे रिलेटेड लाइबिलिटी अराइज हुई है, और अगर लाइबिलिटी अराइज नहीं होती तो उतना अमाउंट हम बांट देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल के बीच। तो इस तरह से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, डिसोल्यूशन क्या होता है, क्या क्या उसके मोड्स हैं, और क्या क्या इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सारे असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में भेजते हैं, सारी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजते हैं, लेकिन लाइबिलिटीज़ में से जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, अगर लोन दिया हुआ है पार्टनर ने वो, या फिर कोई रिजर्व्स है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये सब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ना भेजकर इन सब को हम भेजते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और लोन के लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं। ऐसे ही असेट सारे के सारे हम भेजते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन कुछ असेट जैसे कि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या जो फिक्टिशियस असेट है उनको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ना भेजकर उनको भेजते हैं हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और अगर कोई रिजर्व्स या प्रोविजन असेट से रिलेटेड है वो सभी रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाते हैं, उनको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजते। इसके अलावा और आज हमने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देख लिया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है और कितना हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, ये भी आज हमने देख लिया। तो कुछ चीज़ें आज हमने रियलाइजेशन अकाउंट की समझ ली, बाकी की चीज़ें हम कल की क्लास में करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।